हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेपर 2 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा झारखंड सचिवालय पेपर 2 में जो है आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य से संबंधित। तो हमारा जो क्लास है आज का इसी पर आधारित है फ्रेंड्स। तो ये जो JSS CGL पेपर 2 का क्लास होने वाला है, और ये जो है फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमारा प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा आज का क्लास प्रैक्टिस सेट 2 होगा, और इसमें जो है फ्रेंड्स आपको 95+ नंबर लाना है। अगर आपके, क्योंकि इसमें कुछ सवाल इजी हैं और कुछ डिफ़िकल्ट भी है, अगर आपके 90 या 95 नंबर आ रहे हैं तो आपकी जो पेपर 2 की तैयारी है वो अच्छी है। तो हम लोग जो है आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं उपन्यास से संबंधित 13 प्रश्न, कहानी से 15 प्रश्न, और नाटक से 12 प्रश्न, भाषा से 25 प्रश्न, व्याकरण से 10 प्रश्न, और साहित्य काव्य कुंज से 15 प्रश्न, जिसमें निर्धारित कवि भी आ जाएंगे और काव्य विधि भी आ जाएंगे, और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 10 प्रश्न को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल झारखंड स्टडी 9 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है कि गोदान उपन्यास में भोला किस जाति का था। गोदान जो उपन्यास था तो उसमें भोला जो है वह किस जाति का था, तो अहिर जाति का था। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, अहिर जाति का था। दूसरा सवाल है, भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। जब मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म शताब्दी मनाया गया था तो उसके जन्म शताब्दी के अवसर पर जो है कितने रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, तो 30 पैसा का डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, 30 पैसा का। हमारा तीसरा सवाल है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है। तो गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र की बात करें तो होरी राम था। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, होरी। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, गोदान कब प्रकाशित हुआ था। गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, वह कब प्रकाशित हुआ है, तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। 1936 में जो है गोदान उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। अगला सवाल है, गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी। गोदान उपन्यास की जो पात्र थी झुनिया, वह कैसी पात्र थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर A, भोला अहिर की विधवा पुत्री। झुनिया जो थी वह अहिर थी, और एक विधवा पुत्री थी भोला, जो अहिर जाति का था, उनकी विधवा पुत्री थी। हमारा अगला सवाल है, महिला आंचल उपन्यास में बिहार के किस जिले की बात कही गई है। हमारा जो महिला आंचल उपन्यास है इसमें बिहार के किस जिले की बात कही गई है, तो पूर्णिया जिले की बात कही गई। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया जिले। अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, मूल गहन का अर्थ महिला आंचल उपन्यास में बताया गया है। मूल गहन का जो अर्थ है ना महिला आंचल में, क्या बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, म्यूजिक डायरेक्टर। मूल गहन का अर्थ होता है म्यूजिक डायरेक्टर। आपको याद रखना है इस शब्द को कि मूल गहन का अर्थ जो है महिला आंचल में क्या बताया गया है, तो म्यूजिक डायरेक्टर बताया गया है। हमारा अगला सवाल है और 8वां सवाल है, महिला आंचल उपन्यास में हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे कौन नाच रहा था, तो बालदेव नाच रहा था। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, बालदेव। महिला आंचल उपन्यास में जो है हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे बालदेव नाच रहा था। 9वां सवाल, उपन्यास महिला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी सीमा रेखा की बात की गई है। उपन्यास जो महिला आंचल है ना, तो इसमें जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा की बात कही गई है, तो इसमें किस नदी के सीमा रेखा की बात कही गई है, तो नागर नदी की। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, नागर नदी के सीमा की बात की गई है। महिला आंचल उपन्यास में किसने कहा था, यह डॉक्टर नहीं जीन है, तो यह कथन जो है कमली का है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, कमली। कमली ने कहा था कि यह डॉक्टर नहीं जीन है। अगला सवाल है, श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है। श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है, तो सूनी घाट का सूरज। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, सूनी घाट का सूरज जो है श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास है। राग दरबारी के रचयिता कौन है, तो राग दरबारी के रचयिता है श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएंगे, श्री लाल शुक्ल। हमारा अगला सवाल है, उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया गया है। उपन्यास यानी महिला आंचल जो उपन्यास है इसमें किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का
प्रचार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है उनसे सतर्क रहने का और उनका प्रचार किया गया है। हमारा अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है? राग दरबारी उपन्यास में जो है किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है? तो गयादीन को। गयादीन को जो है सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है राग दरबारी उपन्यास के अनुसार। मधुआ कहानी में शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपये का सामान खरीदा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 रुपये का। मधुआ कहानी में जो शराबी है और मिठाई की दुकान से 1 रुपये का सामान खरीदा था। अगला सवाल है, मधुआ कहानी में शराबी ने बहुत दिनों तक क्या ढोया था? तो मधुआ कहानी में जो है शराबी ने बहुत दिनों तक क्या ढोया था? तो सान घराने की मशीन। सान घराने की जो मशीन है उन्हें बहुत दिनों तक ढोया था। 17वां सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है यानी 17वां सवाल कि ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन थे? तो ठाकुर का कुआं जो कहानी में मुख्य पात्र की बात करें तो गंगी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गंगी। ठाकुर का कुआं में कहानी में मुख्य पात्र गंगी थे। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन सा पात्र बीमार रहता है? तो जोखू। जोखू जो है वह बीमार रहता है ठाकुर का कुआं कहानी में। अगला सवाल है, नीलम देश के राजकन्या किस विधा की रचना है? तो यह जो है कहानी है। नीलम देश की राजकन्या क्या है? तो एक कहानी है। अगला सवाल, कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? तो किन्नरियाँ। किन्नरियाँ जो है वह कहानी में अत्यधिक तत्परता से कन्या को जी बहलाने में लगी है। और ये जो फ्रेंड्स कहानी की बात किया गया तो ये जो कहानी है नीलम देश की राजकन्या से संबंधित कहानी है। यह कहानी यानी नीलम देश की राजकन्या कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे किन्नरियाँ। अगला सवाल, निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जो निधन है वह कब हुआ है? तो 2005 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का निधन 2005 ईस्वी में हो गया है। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन कब की गई थी? परिंदे जो है तो इन निर्मल वर्मा द्वारा कृत रचनाएं हैं परिंदे, तो इनका प्रकाशन जो है कब किया गया है? तो 1972 ईस्वी में किया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा और 1960 ईस्वी। निर्मल वर्मा द्वारा जो परिंदे हैं इनका प्रकाशन किया गया है 1960 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में किया गया है परिंदे का प्रकाशन। अगला सवाल है, दिल्ली में एक मौत किन की कहानी है? दिल्ली में जो एक मौत कहानी है तो इस कहानी के रचनाकार कौन है? तो कमलेश्वर की। कमलेश्वर की रचना है दिल्ली में एक मौत। अगला सवाल है, कहानी के अनुसार सब यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? तो इसका आंसर हो जाएंगे दिल्ली में एक मौत जो कहानी है तो उस कहानी के अनुसार सब यात्रा जो है किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? तो आर्य समाज रोड से होकर गुजरने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वापसी कहानी में गयाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो वापसी जो कहानी थे तो इसमें जो गयाधर बाबू थे वह रानीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे रानीपुर। अगला सवाल है 26वां सवाल, वापसी किस विधा की रचना है? वापसी जो कहानी है वह किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी। वापसी जो है यह एक कहानी है। हमारा अगला सवाल है, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो झूठा सच। ये झूठा सच जो उपन्यास है यह भारत विभाजन की मार्मिक दस्तावेज है जिनके लेखक यशपाल जी हैं। अगला सवाल है, आईएसपीएल कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा की गई थी। सूचना विभाग से किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया था? तो मिसपाल ने। मिसपाल जो है उस विभाग से त्यागपत्र दे देते हैं। मिसपाल को किसने सलाह दी कि तुम यही रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? यह जो है किसने सलाह दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंजीत ने। रंजीत जो है मिसपाल को सलाह देते हैं कि आप यहीं पर रहें और चित्रकला का अभ्यास और संगीत का अभ्यास करते रहें। हमारा अगला सवाल है 30वां सवाल, भाषा और अस्थाई होती है। भाषा और अस्थाई होती है, सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए हिंदी, मौखिक, लिखित या सांकेतिक। कौन सी भाषा है जो अस्थाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक। मौखिक भाषा जो है अस्थाई होती है। हमारा अगला सवाल है
इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99 और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर प्राप्त कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़कर। हमारे टेलीग्राम के चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। हमारा अगला सवाल है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? जब हमारे देश में मुस्लिम शासक थे तो उस समय जो है न्यायालय की भाषा क्या थी? तो अरबी और फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, अरबी और फारसी। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषा किसे नहीं माना जाता है? तो अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है, जबकि हिंदी को, गुजराती को और मराठी को आर्य भाषा माना जाता है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 351। 351 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला सवाल है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीनी। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। बहुत ही इजी प्रश्न था। और फ्रेंड्स, आपके 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला सवाल है, 36वां सवाल है कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? तो देशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देशज। अगला सवाल, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के जो योग से भाषा बनती है तो वह भाषा है पिंगल भाषा बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अर्थ परिवर्तन को किन नाम से जाना जाता है? तो अर्थ परिवर्तन को जो है किन नाम से जाना जाता है? तो लक्षणा और व्यंजना। अर्थ परिवर्तन को लक्षणा और व्यंजना दोनों नाम से जाना जाता है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, मुहावरे और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों में जो है जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ को ग्रहण किया जाता है वह है लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षण। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, शांत। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, 8। अगला सवाल, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना जो है गणों के समायोजन के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गणों के समायोजन द्वारा। छंद में हर्षव और दीर्घ को क्या कहते हैं? छंद में जो हर्स्व होते हैं और दीर्घ ई होते हैं, हर्स्व की मात्रा और दीर्घ की मात्रा होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो लघु और दीर्घ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लघु और दीर्घ। अगला सवाल है, भारत के संग भारत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन बी में अनुप्रास होता, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो भारत के संग भारत में जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल है, माला फेरत युग भया मिटाना मन का फेर, कर का मन का छड़ी के मन का फेर। यह जो कथन, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? इस कथन पे जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यमक अलंकार। हमारा अगला सवाल है, प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है? कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन किसका है? तो एमर्सन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, एमर्सन। यह जो कथन है एमर्सन का है। हमारा अगला सवाल है, बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक हैं। बायोग्राफी जो लिटरेरिया है इनके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलरिज है। बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक हो जाएंगे कॉलरिज। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 48वां सवाल, कंक्लूजन के लिए हिंदी में एक परिभाषिक शब्द प्रचलित क्या है? कंक्लूजन के लिए क्या एक परिभाषित शब्द है? तो निवेदक। इसका अर्थ होता है, कंक्लूजन का अर्थ निवेदक। हमारा अगला सवाल है, ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल जो है वह किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं ईमेल। 50वां सवाल है, पत्र व्यवहार को डैश
कहते हैं? पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं? तो पत्र व्यवहार को जो है पत्राचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पत्राचार। पत्र व्यवहार को पत्राचार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 50 सवाल पूरा हो चुके हैं, यानी आधे सवाल को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 51वां सवाल है। और फ्रेंड्स एक जरूरी बात, आपके 100 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला सवाल है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परिपत्र। सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। यौवन तेरी चंचल छाया, इनमें बैठे घूंट पर भी लू जो रस तू हो लाया। ध्रुव स्वामिनी में यह गीत किसने गाया है? ये जो गीत है यौवन तेरी चंचल छाया, यह ध्रुव स्वामिनी का गीत है। तो यह गीत जो है किसने गाया है? तो कौमा ने गाया है, कौमा ने गाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कौमा। हमारा अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी? ध्रुव स्वामिनी में जो है ध्रुव स्वामिनी नायिका, तो ध्रुव स्वामिनी किनकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी राजा। ध्रुव स्वामिनी जो है लिच्छवी राजा की पुत्री थी। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 अंक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे 3। ध्रुव स्वामिनी में कुल 3 अंक है। अगला सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 ईस्वी में अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1925 ईस्वी अमृतसर। अगला सवाल है, नाटक आधे अधूरे का पहला मंचन जो है कहाँ किया गया था? नाटक आधे अधूरे का पहला मंचन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का नाम क्या है? तो पुरुष एक पात्र का नाम है महेंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महेंद्रनाथ। अगला सवाल, बच्चे महेंद्रनाथ को क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चे जो है महेंद्रनाथ को डैडी कहकर पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, डैडी। बच्चे महेंद्रनाथ को डैडी कहकर पुकारते थे। अगला सवाल है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? भारतेंदुकृत जो भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो भारत दुर्दशा है यह साहित्य रूप का हिस्सा है। तो किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो यह एक नाटक साहित्य है। क्या साहित्य है, लेकिन क्या है? तो नाटक साहित्य है भारत दुर्दशा। नाटक के किस अंग में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? नाटक के किस अंग में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? पहला में, दूसरा में, तीसरा में या पांचवा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नाटक के जो तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है, तो आपको याद रखना है तीसरे, भारत दुर्दैव का प्रवेश तीसरे अंक में होता है। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? तो भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली में रचनाएं करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत द्वैव के रूप में चित्रित किया है? तो आपसी कलह को जो है चित्रित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आपसी कलह। अगला सवाल है, जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? तो आशा जो है गाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आशा हो जाएंगे। अगला सवाल, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शिव सिंह। कबीर के गुरु कौन थे? हमारा अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रामानंद। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे, यानी उनके गुरु रामानंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और आपको वहाँ पर हमारे सारे क्लास के PDF प्राप्त हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या हो जाएंगे? रामानंद। अगला सवाल, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास की जो साहित्य रचना है तो उसमें किस भाषा की प्रमुखता है? तो ब्रज भाषा की प्रमुखता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ब्रज भाषा। अगला सवाल, भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण जो है वह किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रीति काल। अगला सवाल है, तुलसीदास कहाँ के अस्थायी निवासी थे?
तो तुलसीदास जी थे वह काशी के अस्थायी निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर काशी। हमारा अगला सवाल है, भारतेंदु ने अपने किस कृति में देसी राजाओं को राजसभा कहा है? भारतेंदु ने अपने किस कृति में जो है देसी राजाओं को राजसभा कहा है? तो भारत दुर्दशा में। भारत दुर्दशा में जो है वह राजसभा कहा है, देसी राजाओं को राजसभा कहा है। चिदम्बरा परपंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? यानी चिदम्बरा के लेखक जो हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। तो सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें चिदम्बरा के लिए मिला है, सुमित्रानंदन पंत को यानी पंत जी को। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो है वह कैसे कवि थे? तो कालाजयी कवि थे। कालाजयी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। अजय जी के इस उपनाम को किस साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया गया है? यानी अजय नाम जो है यह किस साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया गया है? तो जैनेन्द्र के द्वारा। यह जैनेन्द्र की है, प्रसिद्ध करवाया तो जैनेन्द्र ने। हमारा अगला सवाल है, दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए थे? दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वह राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए थे? तो 1952 ईस्वी में मनोनीत हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1952 में मनोनीत हुए थे राज्यसभा के सदस्य। अगला सवाल, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम थे वैद्यनाथ मिश्र थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र थे। और फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि नागार्जुन का जन्म जो है वह कब हुआ है। आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ है। हमारा अगला सवाल है, धूमिल की असमय में मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? कवि धूमिल जो है तो उनकी जो धूमिल की जो असमय मृत्यु हो गई है तो किस बीमारी के कारण हुई है? तो ब्रेन ट्यूमर के कारण जो है उनकी असमय में मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे? कवि जो नागार्जुन है वह किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बौद्ध धर्म है। अगला सवाल, मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ। मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे पुरुषवाचक, कि मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, ये, वह, वे किस सर्वनाम के बोधन है? ये जो है संबोधन किया जाता है। यह, ये, वह, वे यह किस सर्वनाम में संबोधन किया जाता है? तो निश्चयवाचक में किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला सवाल, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, या ऑप्शन नंबर डी आप भला तो जग भला। ये चारों जो ऑप्शन दिए गए तो इनमें से किस में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो आप भला तो जग भला, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जब क्रिया के कार्य का फल जो है कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सकर्मक क्रिया। अगला सवाल है, क्रिया बनाने के लिए धातु में जोड़ा जाता है जिसे किसे जोड़ा जाता है? क्रिया बनाने के धातु में किसे जोड़ा जाता है? तो ना को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएंगे ना। क्रिया बनाने के लिए धातु में जोड़ा जाता है तो किसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना। यहाँ पर का दिया हुआ है ना, गा या ला। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे डाउट है, आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा कि क्रिया बनाने के लिए धातु में जोड़ा जाता है तो किसे? तो यहाँ पर ना दिया हुआ है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया वाक्य में विशेषण है, इसमें जो है कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिणामवाचक। इसमें जो है परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना कि मीरा ने आधा लीटर, यहाँ पर आधा लीटर की बात कर रही है यानी परिणाम बता दिए हैं, तो इसका आंसर हो गया परिमाणवाचक विशेषण है। हमारा अगला सवाल है 86वां सवाल कि मेरा कुत्ता काला है वाक्य में काला शब्द जो है वह क्या है? तो ये विशेषण है। तो विशेषण फ्रेंड्स जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण है, तो यहाँ पर जो काला है वो विशेषण है। हमारा अगला सवाल है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस जो वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अपादान कारक।
हमारा अगला सवाल है कि बच्चों ने आम नहीं खाया किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला सवाल है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कर्मधारय समास है। देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश जो शब्द इसमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, देश विदेश द्वंद्व समास का उदाहरण है। गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ है? तो गागर में सागर भरना इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक बातें कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इसे गागर में सागर भरना कहा जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? भीष्म जो प्रतिज्ञा इसका क्या अर्थ है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा, इसके आंसर हो जाएंगे दृढ़ प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ हो जाएंगे दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला सवाल है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 94वां सवाल कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है, यानी समस्या पूर्ति। तो आपको याद रखना है कि समस्या पूर्ति की बात करेंगे तो यह किस युग की विशेषता हो जाएंगे? तो भारतेंदु युग की विशेषता हो जाएंगे। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो रंग में भंग नामक काव्य के रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला सवाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जो है किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य किस युग को? तो भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल है इन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक की बात करें तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जाना जाता है। मणिकर्णिका किस कवि की आत्मकथा है? तो मणिकर्णिका जो है तुलसी राम की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तुलसी राम। हमारा अंतिम सवाल भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो भारतेंदु जी जो है वह कवि वचन सुधा का संपादन किया है। भारतेंदु जी किस पत्रिका का संपादन किया है? तो कवि वचन सुधा का संपादन किया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा पेपर 2 के 100 सवाल कंप्लीट होते हैं। आपके 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका PDF जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।